कांग्रेस फिर भी ब्रॉड माइंड पार्टी रही है, जो हमने देखा है। अभी ये आंदोलन कांग्रेस के जमाने में होता तो उसका निर्णय बहुत जल्दी हो गया होता। अड़ते नहीं थे वो। हम एक वर्ष में 4 से 6 बार पीएम से मिलते थे। अभी 7 साल में हम एक बार भी पीएम से नहीं मिले, प्रदीप सिंधु मिल गया कि किसी भी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है अमित शाह को छोड़कर। जितनी बार मंत्री जी आए हैं हमारी बैठक में, 3 या 4 मंत्री हमेशा रहे हैं। उनकी वाणी से, उनके कॉन्फिडेंस से जो बातें होती हैं उससे यही अर्थ निकाला कि इनके पास कोई अधिकार नहीं है। इनको जितने पावर दे के भेजा गया है उसके आगे ये खेल नहीं सकते, उसके आगे बातें नहीं कर सकते। तो गोल गोल वही बात बार बार कि संशोधन करा लो, संशोधन करा लो। हम जब भी कहें एमएसपी पे बात क्यों नहीं करते आप, उसको बाद में देख लेंगे, उसका वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट कर लो तो बोले हमको समय दीजिए आप 4 दिन का। आप 4 दिन का नहीं, 6 दिन का समय ले लो। हमको वित्त से पूछना पड़ेगा, हमसे कॉमर्स मिनिस्ट्री से सबसे पूछ लो आप। फिर हम 5 दिन बाद बैठक में पहुंचे, वो 3 काले कानून, हमका एमएसपी की बात हुई थी, उसको अगली मीटिंग में देख लेंगे। तो उसको हर मीटिंग में वो ओवरलुक करते गए, टालते गए। आखिरी में वो 12 मीटिंग हुई है, अमित शाह सहित में 12 मीटिंग हुई है, पर एमएसपी पर वो गंभीर नहीं हुए। फिर मैंने एमएसपी का क्वेश्चन उठाया 10वीं बैठक में कि एमएसपी से आप क्यों भाग रहे हैं। अब हमारे पास वो प्रमाण है कि जो दिल्ली रास्ता जाता है उस पर कोई बैरिकेड नहीं थे, जो पुलिस ने रास्ता दिया था जाने का उस पर बैरिकेड थे। वो 15 दिन तक इस आंदोलन में नहीं आते हैं पंजाब से। 15 दिन बाद वो जहां बैरिकेड्स लगाए हैं बड़े हैवी, हम लोग उस बैरिकेड्स के उस तरफ नहीं जा सकते, इतने बैरिकेड्स लगे, वहां फोर्स खड़ी है। वो लोग अचानक 15 दिन बाद आते हैं, पन्नू लखा ये लोग ट्रालियां लेके, और बाईपास से वो सीधे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां फोर्स खड़ी है। और मुझे बताइए कि कितनी बार अब तक आप जेल में? अभी तक 71 बार मैं जेल गया हूँ। आप गिनते हैं कितना करना चाहते हैं? डायरी में लिखा हुआ है किस इशू पर कब गए, कितने दिन रहे, कब छूटे, कितनी बार बगैर शर्त छूटे, कितनी बार बेल कराना पड़ी, तो वो सब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कितने दिन के करीब आप जेल में रहे आज तक? करीब 1.25 साल के आसपास हुआ जेल में मेरी यात्रा टोटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। आज हम आए हैं, हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके जो 7 मुखिया जो टॉप कमेटी में रखे गए हैं उनमें से एक नेता से मिलने। हमारी कोशिश रहेगी सभी नेताओं से मिले, साथ के साथ नेताओं को जानने कि हमारे किसान नेता हैं कैसे। क्योंकि किसान आंदोलन को लेके हमारे नॉर्थ इंडिया की अलग बात है, भारत बहुत बड़ा है तो कई सारी विचारधाराएं बनी हुई हैं। कोई गलत कहता है, कोई सही कहता है, कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो कि इस लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथ मध्य प्रदेश के विख्यात, लगाइए बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है, जाना जाता है, शिव कुमार कक्का जी। आपने पहले इंटरव्यू भी देखे होंगे, मेरे साथ हैं। आज इनसे बात करेंगे आंदोलन की रणनीति क्या है, भूतकाल में क्या रहा और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले आप मुझे आपके नाम की बताइए। आपको शिव कुमार कक्का बुलाते हैं, कक्का के पीछे क्या खास बात है, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा क्वेश्चन। देखिए, एक तो जब मैं छात्र नेता रहा हूँ जबलपुर विश्वविद्यालय का। कितनी उम्र से? करीब 18 साल की एज से मेरा फर्स्ट ईयर में आया था मैं, तो पहले चुनाव लड़ गया था। ठीक है। और ये कालखंड हमारा 10-11 साल का रहा। शरद यादव को हमने, जो बिहार से हैं, अभी एमपी के रहने वाले हैं, उनको पहला चुनाव लड़वाया था विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष का। तो जब वो सीनियर कोई बड़ा सुलझा हुआ नेता हो जाता है तो उस विश्वविद्यालय में टाइटल दे देते हैं, कक्का बब्बा दद्दा ऐसा करके। तो वहाँ से छात्रों ने टाइटल दिया जो भी चला रहा है। परंतु जब दंगे हुए बीच में, अभी 2 साल पीछे, जिसमें ये विषय आया कि हिंदू वर्सेस दलित, तब मैं बहुत तकलीफ में था कि हम कहाँ जा रहे हैं और देश कहाँ जा रहा है। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपना सरनेम नहीं रखूंगा। जो कक्का ही बोलते हैं मुझे प्यार से लोग, तो शिव कुमार कक्का ही रहेगा। मैंने अपना सरनेम हटा दिया। आपका सरनेम है कैसे, क्या है? शर्मा।
शर्मा, शिव कुमार शर्मा नाम है, तो आपने हटा दिया। और शिव कुमार कक्का जो लगा ही हुआ है पहले से, वो चलने लगा। इसी नाम से मुझे प्रदेश के लोग और देश के जो भी लोग जानते हैं वो इसी नाम से जानते हैं। शिव कुमार कक्का के बारे में एक बड़ी फेमस बात सुनने को मिली। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो किसी ने मुझसे कहा ये शिव कुमार कक्का, मैं जानता नहीं था। तो उनके बारे में बताई, खासियत गिनाने लगे तो उन्होंने कुछ गिनती लगा के बोला कि ये इतनी बार जेल गए हैं। तो मैंने सोचा भाई जेल जाना तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये इसको ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि क्या कोई बड़ी चीज कर दी इन्होंने। तो जाना कि ये किसानों के लिए इतनी बार जेल गए। तो एक बार मुझे बताइए कि कितनी बार अब तक आप जेल में? अभी तक 71 बार मैं जेल गया हूँ। आप गिनते हैं कितना करना चाहते हैं? डायरी में लिखा हुआ है किस इशू पर कब गए, कितने दिन रहे, कब छूटे, कितनी बार बगैर शर्त छूटे, कितनी बार बेल कराना पड़ी, तो वो सब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कितने दिन के करीब आप जेल में रहे आज तक? करीब 1.25 साल के आसपास हुआ जेल में मेरी यात्रा टोटल। सभी जितनी बार भी आप गए किसानों कभी 6 महीने, कभी 3 महीने, कभी 2 महीने, कभी 8 दिन, कभी 4 दिन, कभी 24 घंटे। मानवाधिकार के मुद्दे हो गए या किसानों के मुद्दे पे जाते हैं? किसानों के मुद्दे ज़्यादा हैं इसमें। आपका इस आंदोलन में एक तो टाइटल बताइए कि आपकी जगह क्या है, शिव कुमार कक्का इस आंदोलन में है क्या? आप जैसे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपकी जगह बताइए सर। देखिए, हम राष्ट्रीय किसान महासंघ है जो हमारा, जिसमें 180 संगठन है, जिसका पहला अधिवेशन भोपाल में हुआ था। तो राष्ट्रीय किसान महासंघ के हम 2 लोग उसमें कमेटी में रहेंगे, ये तय हुआ। तो उस हिसाब से वो 7 मेंबरी कमेटी में हम 2 लोग हैं। 2 कौन है? एक तो आप हैं, वहाँ पर पंजाब से हैं जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी। हाँ जी। BKU सिद्धूपुर से हैं। वो बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर्ड हैं वो हैं। और हम ये 2 व्यक्ति राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से हैं, 180 संगठनों का करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी साथी अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी से हैं, कुछ इंडिविजुअल भी हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी 7 मेंबरी कमेटी में भी हूँ, और जो 40 मेंबर हम लोग जाते हैं वार्ता के लिए उसमें भी। इनमें क्या फ़र्क है? 40 मेंबर की अलग बनानी पड़ रही है, साथ की इनमें क्या फ़र्क है? क्यों बनानी पड़ी 2 कमेटियाँ, एक क्यों नहीं रही? देखिए, हम लोगों का ये मानना था कि संगठन बहुत ज़्यादा है और वार्ता करते हैं तो वो संगठन के लोगों की भी भागीदारी हो वार्ता में, और वो भी देखें, समझें और शेयर करें। तो उनको भी ये आएगा समझ में। उसमें कुछ नौजवान भी ले जाते हैं जो अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, हमारी जनरेशन, नर्सरी तैयार करना चाहिए। उस भाव से वो जाते हैं, चर्चा करते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हम भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं और समझते भी हैं। तो इसलिए हम 2 कमेटियाँ बनानी पड़ी। 2 कमेटी बनानी पड़ी। 7 लोगों का जो चुनाव करता है वो कैसे होता है? 7 लोगों का चुनाव हो गया कि अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई 2 लोग रहेंगे, राष्ट्रीय किसान महासंघ से कोई 2 लोग रहेंगे, और इंडिविजुअल जो है जिनको हम लोग मानते हैं इनको भी लेना चाहिए, तो उसमें से एक लोगों को ले लिया गया है। तो उस प्रकार से तो आप वार्ता करते हैं सरकार के साथ। अब तक 12 दौर की बात हो चुकी है, 70-75 दिन हो चुके हैं किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। आप यहाँ जो पलवल है इस तरफ आप बैठते हैं, यहाँ का सारा आप देखते हैं। तो क्या लग रहा है आंदोलन अब किस दिशा में चल रहा है? 26 तारीख की जो घटना हुई उससे पहले क्या था और आज क्या है और क्यों? देखिए, 26 तारीख की घटना के दिन नेट सब जगह बंद हो चुका था। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो आ नहीं पा रहा था चैनल्स पर। मेरे यहाँ नेट आ रहा था, तो लगभग मैं रात को 11 बजे तक सभी चैनल पर रहा, जो भी 4-5 मुख्य चैनल थे उसमें। मैंने एक ही बात को बोला कि जो हुआ निंदनीय है, आहत करने वाला है, हम इससे आहत हुए हैं, और एक षड्यंत्र का हम शिकार हुए हैं सरकार के। फिर भी कॉल हमने दिया है, जवाबदारी हमारी है, नैतिक जवाबदारी हमारी है। तो हम इस नैतिक जवाबदारी को लेते हुए पूरे देश की जनता से माफी मांगते हैं। परंतु सत्य जो है ये प्रताड़ित तो हो सकता है पर परास्त कभी नहीं होगा। सत्य सत्य रहेगा, और एक दिन जब ये सत्य जनता के सामने आएगा तो ये आंदोलन कई गुनी ताकत से ऊपर की ओर जाएगा, और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है वो उतने ही नीचे जाएंगे।
हर आंदोलन जब लंबा चलता है, 50 वर्ष हमको हो गए आंदोलन करते हुए, तो बीच में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जहां आंदोलन को काफ़ी चोट पड़ती है, डैश होता है, क्योंकि सरकार कोई भी रही हो वो अपने षड्यंत्र रचती है आंदोलनों को डैमेज करने के लिए। तो सरकार ने पहले आंदोलन में कहा कि ये केवल एक प्रांत का है। तब की इसमें सभी प्रांत के लोग थे। हान मुल्ला साहब बंगाल से हैं, पर तब देखा कि इसमें मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, बंगाल के भी हैं, हरियाणा के भी हैं कमेटियों में, और ये सब जगह से आंदोलन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी एक रोड जाम कर रखा है। तो सरकार ने उसको छोड़ दिया। फिर कहा कि ये केवल पंजाब का और हरियाणा का है, हरियाणा को जोड़ दिया। फिर जब देखा कि इससे भी काम नहीं चल रहा है तो ये खालिस्तान समर्थित है। जब लगा कि खालिस्तान का कोई ऐसा पुष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा, सरकार की सारी एजेंसियां लगी हुई थी इस बात को करने में कि ये कहीं से ना कहीं खालिस्तान का इसमें कोई हिस्सा दिखाई दे जाए। फिर उसके बाद का फॉरेन फंडिंग है। मेरी बेटिया है वो अमेरिका में काम करती है और उसको लगा कि मेरे पापा ठंड में हैं और अगर वो 4 लाख के कम्बल भेज देती है तो वो तो मेरी बेटी है, कोरियर से कम्बल भिजवा दी है, तो क्या दिक्कत है। अब इसको फॉरेन फंडिंग तो नहीं कह सकते हम, मेरे ही देश के लोग। ये फॉरेन फंडिंग जो बच्चे यहाँ से दूसरे देशों में जाते हैं, वो काम करते हैं, अपने घर पे पैसे भेजते हैं, फॉरेन फंडिंग थोड़ी हुई, वो कमाते हैं और लगाते हैं। तो वो आरोप लगाया। उसके बाद में ऐसे ढेर सारे आरोप लगते गए, हम सारे आरोपों को क्रॉस करते गए। आरोपों के साथ तो आपका पुराना नाता रहा है ना, कभी 18 साल के थे तब से आरोप देखते आए हैं। जी हाँ। आपने एक शब्द का यूज किया, नैतिकता, कि नैतिक जिम्मेवारी होती है। मुझे एक वाकया याद आता है, लाल बहादुर शास्त्री एक बार रेल मंत्री थे। तो रेल का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एक रेल मंत्री होते हुए, हालांकि वो ना ड्राइवर थे, वो एक नैतिकता होती थी। हाँ। जिम्मेवारी मानते थे। लेकिन आजकल वो जिम्मेवारी आसपास भी नहीं दिखा देती हमारी राजनीति में। वो सिद्धांत खत्म हो गए, या जो लोग उन सिद्धांतों के साथ चलते थे वो लोग खत्म हो गए। जी हाँ, वो पीढ़ी अब नहीं बची है। अब तो बहुत अलग है सिस्टम। आज की तारीख में लोकतंत्र के चारों खंभे ध्वस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं, और अभी इसको हमको लोकतंत्र कहने में भी लाज आती है। जिस देश में चुनाव जातिगत जहर फैलाकर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय पंथ के नाम पर, दारू और नोट के आधार पर, ईवीएम जैसी टेक्निकल विक्ट्री से चुनाव जीता जाता है, तो काय की डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी नहीं है। क्या इलाज है? जन आंदोलन। लोकतंत्र में जन आंदोलन के अलावा कोई इलाज नहीं है। मैंने इस आंदोलन को, जो मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा है कि अब ये जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि जनता भी हमारे साथ खड़ी है। किसान, पूरे देश का नौजवान जो बेरोजगार है, जवान जो सीमा में शहादत दे रहा है, और संविधान, चारों खतरे में, क्षतिग्रस्त है। इसके लिए देश को दरकार है एक बहुत बड़ी जन क्रांति की। हम लोग नायक जयप्रकाश वो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। तो हमने वो दौर देखा है, और उस मूवमेंट से सत्ता परिवर्तन सामने आया था। आपको लगता है कि देश की जनता आपके साथ है? देश की जनता हमारे साथ है। तो सिंघू बॉर्डर पे जो होता है 27-28 तारीख को, आपको पता होगा, पत्थरबाजी होती है, लोग नारे लगाते हैं भारत माता की जय, झंडे लेके, और कुछ सरदार जी थे, किसी के सिर पे चोट लगती है, छोटे छोटे मीडिया वाले हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो लोग तो बोलते हैं कि वहाँ के लोकल हैं और ये हटाना चाहते हैं किसानों को। देखिए, लोकल हर पार्टी के कुछ लोग तो होते ही हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोग नहीं होंगे, उनके विधायक नहीं आए क्या? देखे गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो उस समय भी ये होता था। जेपी मूवमेंट में हमारे खिलाफ कांग्रेस के लोग खड़े होते थे। तो एक दल विशेष के लोग जो सत्ता में होगा, वो अपनी सरकार को सेव करने के लिए जो भी कर सकता है वो करेगा, वो स्वाभाविक है। पर उसको पूरा राष्ट्र नहीं कह सकते हम कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसा नहीं है। देश की तमाम ताकतें हमारे साथ है, केवल ये जो सत्ता है, सरकार है, इसको छोड़कर।
चलिए, कुछ तो माना जाएगा जब तक कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस अर्थ। लोकतंत्र कहा जाता है, संविधान है। हमारे प्रतिनिधि जब लोग वोट डाल के एमएलए एमपी चुनते हैं तो उनका काम होता है जिन्होंने वोट दिया उन लोगों की, जिन्होंने नहीं भी दिया लोगों की, जनता की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना। बेसिक चीज़ तो यही है, उनका काम यही है। वैसे लोग जो इतने बड़े पद पे जिन्होंने लोगों ने चुन के बैठाया है, वो बॉर्डर पे किसानों जो बैठे हैं उनको आतंकवादी कहते हैं खुले हम। एक लेटर लिखते हैं होम मिनिस्ट्री में कि हम इनको जूते मार के भगा देंगे, होम मिनिस्ट्री में। क्योंकि वो आप एक व्यक्तिगत अपनी राय रखते हैं अलग बात है, ये आप मिनिस्ट्री के पास लेटर जाता है। ये इस तरह की कैसे भावना आ गई कि इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि भाई बीजेपी तो साफ कह रही है कि आतंकवादी हैं जितने भी किसान हैं? नहीं, कोई इस प्रकार के जवाबदेह व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो दया के पात्र हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो किस पद पर बैठे और उस जनता ने उनको कहाँ पहुंचाया है। बोल रहे हैं एक व्यक्ति के या दो व्यक्तियों की इस प्रकार की बोल देने से समूचे समाज को हम कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, ना हम करते हैं। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो उनकी पार्टी के पास भी जाएंगे वो वीडियो लेके, तो वो भी कहेंगे कि इन्होंने ठीक नहीं किया है। परंतु जब कभी भी आंदोलन होते हैं, इस प्रकार के लोग आंदोलन को बदनाम करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए या उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में आज 75% हमारी पार्लियामेंट में किसान के बेटे हैं। विधानसभाओं में 70-75% विधान किसान के बेटे हैं, पर किसान की बात तो नहीं करते। वो करना चाहिए, उनको नहीं करते। तो वहां जाने के बाद में उनकी अपनी जाति बदल जाती है। कक्का जी, वहाँ क्या रखा है ऐसा? लोग जब वोट मांगने आते हैं तो उनसे अच्छे इंसान नहीं होते। वो आपकी हर कमी, वो आपको ऐसे सपने दिखा देते हैं, चाहे वो अच्छे दिन हो, चाहे वो सब कुछ फ्री हो, चाहे आपका कर्जा माफी की बात आ जाए, सपने बहुत बड़े दिखाते और बाद में बदल जाते हैं। ऐसा क्या रख दिया हम लोगों ने उस लोकतंत्र में, संसद में अंदर कुर्सियों पे क्या लगा दिया कि लोग वहाँ बैठ के भूल जाते हैं जिन्होंने वोट दिया है? उनकी पूरी जाति बदल जाती है। जैसे हमारी जाति किसान है, मैं कोई जाति को नहीं मानता। राष्ट्र में जितने भी खेती करने वाले उनकी केवल एक ही जाति कि वो किसान है। उनकी जाति बदल जाती है, वो नेता हो जाते हैं। उनको एक कुर्सी के बाद दूसरी कुर्सी और दिखने लगती है। अभी विधायक है तो मंत्री की कुर्सी दिखेगी, जब मंत्री पद तक पहुंच जाएंगे तो सीएम की कुर्सी दिखेगी, सीएम के बाद में पीएम की। तो उनके पास टारगेट बनते जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी को कैसे खुश करें ताकि हमारा प्रमोशन आगे होता जाए। उनका अपने टारगेट अलग होते हैं। हमारी आयु 71 वर्ष के आसपास है। हम 71 वर्ष में किसी पार्टी के मेंबर क्यों नहीं बने? कोई इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा हमने? क्या कोई पार्टी ऐसी बकाया नहीं है मध्य प्रदेश में जो हमको ये ना कहे कि आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सभी पार्टियों ने बारी बारी से फूका? हम क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? यही है कि हम भी जाएंगे तो हम भी वही हो जाएंगे जो ये हो गए। कुछ अलग ही जादू है वहाँ, तो अलग जादू है वहाँ। तो काजल की कोठरी है, उस पर कोई साफ नहीं निकल सकता और फिर वो आपके समाज की पीड़ा नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़ने के लिए आवश्यक नहीं कि हम हाउस में जाएं। हम एक ऐसी जनशक्ति और जनदबाव का निर्माण करना चाहते हैं देश के अंदर जो सत्ता में बैठे निरंकुश सत्ता को काबू में कर सके। हमारा वो काम रहा है। आपने कांग्रेस की सरकार भी खूब देखी है, बीजेपी की भी देखी है, अटल जी की भी देखी है। क्या फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में? बेसिक अंतर है दोनों पार्टियों के शासनकाल। विचारधारा में कुछ? विचारधारा तो सत्ता में पहुंचने के बाद एक ही होती है जो सबकी है, खरीद करो, फरोख्त करो, जो खरीदना है। कांग्रेस फिर भी ब्रॉड माइंड पार्टी रही है जो हमने देखा है। अभी ये आंदोलन कांग्रेस के जमाने में होता तो उसका निर्णय बहुत जल्दी हो गया होता। अड़ते नहीं थे वो। हम एक वर्ष में 4 से 6 बार पीएम से मिलते थे। अभी 7 साल में हम एक बार भी पीएम से नहीं मिले, पर दीप सिंधु मिल गया। दीप सिंधु का क्या रोल रहा 26 तारीख वाली घटना में, क्या मानते हैं? देखिए, इसके पहले उसको हम जानते नहीं थे। जब उसने वो झंडा बंडा लगाने की जो पूरी प्रक्रिया की, तब हमारे को उसके बारे में जानकारी मिली कि कौन है, क्या है, कैसा है। फिर पता लगा कि क्लोज फोटो है, पीएम के साथ में भी है, अमित शाह के साथ में भी है और सनी देओल के साथ में भी है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं,
उसने ऐसा क्यों किया, सरकार के कहने से किया या सरकार का कोई षड्यंत्र है या अधिकारियों का ही कोई खेल है ये, या आंदोलन को डैमेज करने के लिए किया। अभी इसमें बहुत कुछ चीज़ें आना बकाया है। चलिए मान लिया आपके बीच में आ गया कोई, एक गलती हुई है, ये किसानों से ये गलती हुई कि वो उसको पहचान नहीं पाए कौन है। आगे भी तो ऐसे लोग आ सकते हैं, उनको पहचानने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए 4 ऐसे संगठन हैं पंजाब के जो संयुक्त मोर्चा से बाहर है। इसमें बहुत समझने वाली बात, अगर इस इशू पे हम बात करेंगे तो वो 15 दिन तक इस आंदोलन में नहीं आते हैं पंजाब से। 15 दिन बाद, और जहां बैरिकेड्स लगाए हैं बड़े हैवी, हम लोग उस बैरिकेड्स के उस तरफ नहीं जा सकते, इतने बैरिकेड्स लगे, वहां फोर्स खड़ी है। वो लोग अचानक 15 दिन बाद आते हैं, पन्नू लखा ये लोग ट्रालियां लेके, और बाईपास से वो सीधे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां फोर्स खड़ी है। तो हमारे धरने से आगे उनका धरना लग जाता है, तब कि वहां से आगे जाने की परमिशन तो थी नहीं। ये कैसे आगे पहुंच रहे हैं? तंबू गड़ाते हैं, मंच बनाते हैं, सारे काम करते हैं। संयुक्त मोर्चा की बैठकों में वो नहीं आते हैं क्योंकि वो अंग भी नहीं है, उनका अपना अलग मंच चलता है, अलग वो चलता है। फिर भी कुछ लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई तुमको इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो कई राउंड पुलिस के साथ बैठक हुई तो मुझे इस बात का आश्चर्य था कि 3 दिन रह गए थे 26 जनवरी को। 22 तारीख की रात को 10 बजे ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस अपनी टीम के साथ सिंगू बॉर्डर में हमारे दफ्तर में पहुंचते हैं। 15 मिनट में केवल चाय वगैरह होती है और फॉर्मल चर्चाएं होती हैं, परिचय होता है आपस में। बोले कल बैठेंगे अब हम लोग। कल की बैठक में मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी दूरी बहुत ज़्यादा है। फिर बोले 11 बजे बैठक कर लेते हैं कल विज्ञान भवन के बगल में, उसमें नहीं जा पाया मैं, और मेरी भाई साहब की 13वीं थी तो मुझे जाना था जबलपुर, तो मैं उधर निकल गया था। तो मुझे बार बार मन में आ रहा था कि दिल्ली पुलिस की इतनी लापरवाह है, 26 जनवरी के 3 दिन बचे हैं, वो रूट फाइनल गंभीरता से क्यों नहीं कर रही है। यहाँ से मेरे दिमाग में बात, दिल्ली पुलिस को पहले ही कम से कम 15 दिन पहले रूट के मामले में किसानों से, हमारा कॉल तो 1 महीने पहले का था, चर्चा करना चाहिए थी कि रूट क्या रहेगा कैसा नहीं रहेगा। 23 को फाइनल नहीं हो पाया, 24 को नहीं हो पाया फाइनल, थोड़ा बहुत रात में कुछ हुआ, और 25 तारीख को बहुत भाज पहुंच रही कि फाइनल रूट ये रहेगा। तो किसी को सूचना नहीं थी कि हमको किस रूट पे जाना है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। हमको पलवल से कहा गया था कि आपको बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के 3 किलोमीटर अंदर जाने मिलेगा और वहाँ से आप वापस लौट जाएंगे। तो हमको पलवल के बॉर्डर पे रोक दिया, वो ट्रक लगा दिए, ट्रॉलर लगा दिए, लाठीचार्ज हुआ। तो रूट पर दिल्ली पुलिस को थोड़ा एडवांस में करना थी, जो सबके पास पहुंच जाती चर्चा। ये हो गया। अब हमारे पास वो प्रमाण है कि जो दिल्ली रास्ता जाता है उस पर कोई बैरिकेड नहीं थे, जो पुलिस ने रास्ता दिया था जाने का उस पर बैरिकेड थे। जो उन्होंने बोल दिया था कि इससे जाइए, उसके ऊपर बैरिकेड लगा दिया। हाँ, मध्य प्रदेश की एक महिला है विंग कमांडर आचार्य, उसने इंटरव्यू दिया है कि हम जब उस रास्ते से चलते गए तो हम तो ITO पहुंच गए। ITO पे आके मालूम पड़ा हम तो गलत आ गए, हमको ITO से लौटना पड़ा। इसका मतलब चाहती थी सरकार या प्रशासन की, हाँ, वो वहां जाएं, वहां पहुंच जाएं। और जिस ट्रैक्टर ड्राइवर को नहीं मालूम है कि हमको कौन जो रास्ता खुला हुआ है वो चला जा रहा है, उसके पीछे एक के पीछे, तो जो एक पहले निकल गया उसके पीछे सब निकल जाते हैं। अब ये रास्ता जा कहाँ रहा है, सब बाहरी लोग हैं, हमें खुद नहीं पता है कि दिल्ली के रास्ते कौन कहाँ से पहुंच गए वहां पर जो सबसे पहले पहुंचे वो वही लोग थे जिन्होंने वहां पर ट्रैक्टर भी घुमाया, उधम भी किया, जो ये कृत्य को करना चाहते थे। और 26 जनवरी को बाहरी पुलिस बल वहां रहता है, जो दिखाई दे रहा है, अंदर भी है बाहर भी है। पुलिस बल बिल्कुल ऐसा कि इनको कोई ऑर्डर नहीं है, इनको कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहे। उस समय 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, झंडा चढ़ाने की ट्राई कर रहे थे। मैं खंबे पर देख रहा हूँ, पुलिस क्यों खड़ी है, बैठी थी, बैठी है कोई। तो ये
संभव नहीं है कि 18-20 किलोमीटर दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर घुस जाए और कहीं वो रास्ते में लंगर भी खाते। पहला जो ट्रिप गया है वो निकल गया है 8 बजे, जिसको झंडा चढ़ाना था, वो लंगर भी खाते रास्ते में। उनकी ट्राली में एक आदमी ऐसा बैठ गया था महाराष्ट्र का, जिसको ये कि मुझे रैली में जाना है, उसके पास ट्रैक्टर था नहीं, वो चला गया। तो उसने पूरा किस्सा किया, हमको रास्ते में खाना खिलाया, बोले उन्होंने खाना भी खाया, पुलिस वालों ने टाटा किया, जाने दिया, पहुंच गए बोले हुए। फिर हमको लगा कि तो गलत जगह आ गया तो उसने कुछ शॉट लिए जो हमारे काम के। उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। 28 तारीख वाली घटना के बारे में क्या कहेंगे? टिकैत साहब की जो घटना हुई थी, जो भावुक हो गए थे, रो भी पड़े थे, उसके बाद मीडिया में क्या पूरे भारत में चल रहा है? टिकैत साहब के बाबा टिकैत, उसके साथ भी हमने काम किया है। जब आखिरी समय में उन्होंने हमसे एक अच्छी बात बोली थी कि मांगे मनवाना हमारा बहुत बड़ा काम नहीं है, किसान को अवेयर करना हमारा काम है, वो जागृत हो जाए। इस आंदोलन से यही हुआ है कि किसान का, देश का किसान जागृत हो गया है। वो उनके पुत्र हैं, किसान नेता हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, दूरियां हमारे इनके बीच में काफ़ी है, पर उनको लगा उस दिन कि ऐसा मुझे महसूस होता है कि आंदोलन खाली कराने के लिए, क्योंकि 26 तारीख को और 27 तारीख को सरकार ऊपर हो चुकी थी, आंदोलन कॉर्नर में आ गया था, तो उसको दबोचने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई कि जहां जहां इनके धरने इनको उठाया जाए, दबाव बना के। तो जहां कमजोर थे वहां उन्होंने, संख्या कम बल थी तो वहां कोशिश की, उन्होंने अपील की, और वो दुखी होकर रो पड़े। उसका परिणाम हुआ कि आंदोलन ने यू टर्न लिया, और उनके उस प्रयास से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में फिर बड़ी महापंचायतों का दौर चालू हुआ, देश भर में चालू हुआ। तो एक अच्छा कार्य हुआ है। 150 से 200 के करीब लोग ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं। 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं। 200 हो चुके हैं। 200 हो चुके हैं। जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? देखिए, मूल रूप से जिम्मेवारी जब आंदोलन होता है या लाठीचार्ज होता है तो मक्खन तो निकलता नहीं है, खून ही निकलता है। जिम्मेवारी उन लोगों की पहले बनेगी कि जो अंधी, बहरी, गूंगी सरकार, अगर 5 भी किसान शहीद होते हैं तो उसको, सरकार को उस समय कड़कती ठंड, पानी गिर रहा है, तत्काल जो हमको काले कानून नहीं चाहिए वो आप जबरिया क्यों हमको दे रहे हैं, सरकार संवेदनहीन रही इस मुद्दे पर। और जितना लंबा आंदोलन खिंचेगा ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसकी पूरी जवाबदारी वर्तमान मौजूदा सरकार के अड़ियल रवैये की है। लेकिन किसान मोर्चा है, वो लोगों की सपोर्ट कर रहा है, उनके परिवार की कभी 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ऐसे करके किसान ही सपोर्ट कर रहे हैं उनको। सरकार की तरफ से तो कोई, सरकार को तो एक तरह से मान भी नहीं रही कि इतने लोग शहीद हुए होंगे, मरे होंगे इतने लोग, इतने किसानों के बारे में। देखिए, सरकार क्या कर रही है वो तो सरकार का विषय है, वो माने ना माने वो उनका विषय है। पर हमारा विषय ये है कि अगर हमारे परिवार के लोग हैं, सभी, पूरा किसान एक परिवार है, देश के तमाम, हम जितना भी देश के किसान हैं वो एक परिवार है, एक जात है। तो उनके परिवार में कोई गमी होती है, कोई तकलीफ होती है, एक तो सब उसकी क्षतिपूर्ति तो हम कर नहीं सकते क्योंकि एक परिवार का मेंबर चला गया, पर हम लोग आपस में कुछ कलेक्शन करके एक आर्थिक रूप से थोड़ी सी मदद जो हम लोग कर पाते हैं वो कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। अब तक का आंदोलन के बारे में आपने बताया ये रहा, भविष्य क्या दिखता है आपको? भविष्य हमारी जीत होगी, सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा। 80 करोड़ की आबादी है इस देश में किसान समाज की। 15 करोड़ मुखिया हैं किसान। 15 करोड़ किसानों का 5-5 परिवार का लगाओगे तो 15 पर 75 करोड़ होते हैं। फिर खेती और मजदूर भी जुड़ा है हमसे। 80 करोड़ को बाईपास करना सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं बाईपास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, एक आपके सीधे शब्दों में, क्यों मेरे हरियाणा के और वहाँ के लोग बड़े सीधी सी बात समझते हैं, तो मुझे कुछ कमियां बताइए बेसिक, कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो किसानों के साथ ये दिक्कत होगी और क्यों होगी। देखिए, पहला कानून, एक देश एक कृषि बाजार, और अंग्रेजी में बहुत लंबा नाम है उसका, ठीक है। उसमें प्राइवेट मंडियां होंगी। सरकारी मंडियों में हमारी ठगी होती अभी भी 1%। हमको सबसे पहले व्यापारी मारता है तौल में। आप तौल काटा चेक कर लीजिए, 2 किलो 3 किलो का अंतर आता है, उसको हम लोगों ने ठीक करवाया इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे लगवा कर। प्राइवेट मंडी होगी, सरकार उसको जगह देगी प्राइवेट मंडी के लिए। व्यापारी की मंडी होगी, व्यापारी का तौलावटी होगा, व्यापारी के ही व्यापारी हमारा खरीदार करेंगे, पेमेंट 3 दिन बाद मिलेगा। ये सिस्टम उसमें लिखा हुआ है। अब बताइए, और सरकार बड़े मन से कहती है कि आप देश के किसी कोने में बेच सकते हैं, तो हम तो आज भी बेच सकते हैं। आज भी बेच सकते हैं। जबरदस्ती आप झूठ बोल रहे हैं। अब 3 दिन, और व्यापारी को पैन नंबर आवश्यक नहीं है। आप भी जाके हमारी मंडी में कोई भी माल खरीद सकते हैं और 3 दिन बाद पेमेंट करना है। मध्य प्रदेश में 90 केस ऐसे हैं कि 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ का माल लेके व्यापारी चंपत हो गए, नहीं मिल रहे। अब उस पैन नंबर को हम क्या करेंगे? अपील आप नहीं कर सकते। SDM कोर्ट जो दबाव में काम करती है, कलेक्टर बहुत दबाव में काम करता है, उसके यहाँ अपील होना है। व्यापारी चंपत हो गया, पैसे लेके भाग गया। अब किसान का तो पूरा साल का बजट बिगड़ गया। तो उस पैन नंबर से कैसे पकड़ोगे आप? विजय माल्या भाग गया, मोदी भाग गए, बड़े बड़े डाकू भाग गए, तो सरकार नहीं पकड़ पा रही उनको, तो किसान कहाँ से पकड़ लेगा? किसान तो सिंगल आदमी है। तो ये उस पहला जो कानून है, प्राइवेट मंडी जो उसमें है, वो प्राइवेट मंडियों का जो बाजार खोला गया है, उसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता है? उनकी मंशा सही नहीं है। हाँ, उनकी मंशा जो है वो ये है कि अडानी और अंबानी की निगाह 16 लाख करोड़ का ये व्यवसाय है खेती का, उस पर है। वो इसलिए बनाया गया कानून है कि अडानी अंबानी पूरी मंडियों में लाइसेंस नहीं ले सकते, तो उनको ये छूट होगी, पैन नंबर दिखा के माल खरीदेंगे। और उसके बाद का जो सेकंड कानून है 1955, जो जमाखोरी कालाबाजारी कानून था, जमाखोरी कालाबाजारी कानून में व्यापारी एक लिमिट तक जमा कर सकता है और लिमिट के समय तक रख सकता है। उल्टा कर दिया उसमें कि व्यापारी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अडानी माल खरीदे कहाँ रखेगा? उसी मंडी में रखेगा। उसको लिमिट बंद कर दी, तू कितना भी खरीद दे, किसी भाव ले ले, और जब तक रखना चाहे, जब तक आसमान पे ना पहुंच जाए रेट्स, और जनता को महंगे दाम मिलेगा। जो अभी आटा आपको 25 रुपये किलो मिल रहा है, वो 100 रुपये किलो बेचेगा। और जनता की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई इसमें है कि हम जनता को सस्ता अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापारी जमाखोरी करेगा। किसान को लिमिट है, उल्टा है इसमें। किसान इतने समय तक ही माल रख सकता है, इतना माल रख सकता है। तो जो किसान तो वैसे ही माल नहीं रखता, उसके पास समय नहीं होता, तत्काल पैसे चाहिए होते हैं उसको। जगह भी नहीं होती, स्टोर कैसे करेगा? हाँ, जगह भी नहीं होती, पैसे भी नहीं होते, हमको कर्ज पटाना है KCC का। तो व्यापारी को लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, और किसान को लिमिट है। तो वो उसमें संशोधन किया है, कानून अलग से नहीं लाए हैं। वो 1955 का जो अधिनियम है, वो संशोधन करके व्यापारी को अनलिमिट कर दिया और किसान को लिमिट कर दिया है। तो इसमें हमारा कौन सा फायदा है? और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें धारा 9 सेक्शन 9 ये कहता है कि वो हमारी जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मान लीजिए मैंने आपको 20 साल को लीज पे दिया, तो जिस जमीन पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, मान लीजिए आपने 10,000 स्क्वायर फीट पर निर्माण कार्य किया, तो बैंक में वो 10,000 स्क्वायर फीट जमीन तो मॉर्गेज होगी, स्वाभाविक है, लॉ में है। तो जमीन हमारी मॉर्गेज हो जाएगी। उसके बाद मान लो वो बैंक से लोन लेता है, और बैंक से लोन लेके वो भाग जाता है, तो लैंड पे को लोन रहा ना। हाल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पंजाब के देता हूँ मैं आपको। पंजाब में मुर्गी पालन जो केंद्र है, वो 11 केंद्रों ने, जो बड़े बड़े सेंटर हैं, कांटेक्ट किया और उनसे कांटेक्ट में कहा कि आपके सारी मुर्गे इस भाव लेंगे और अंडे इस भाव लेंगे। एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट को दिखाकर वो 11 कंपनियों ने बैंकों से कई 100 करोड़ रुपए लोन ले लिया।
और लोन लेके वो जब अंडा लेने और मुर्गी लेने की बात आई, मुर्गा मुर्गी लेने की बात आई, तो भाग गए। बैंक रो रही है और वो किसान रो रहा है, मुर्गी फार्म वाला रो रहा है। उनका यूनियन हमारे पास आया था कि साहब ये लेटर है और किस बैंक से कितना पैसा लिया, किस कंपनी ने, ये इनके पैसे हैं, और ये भाग गए, अब नहीं ले रहे। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कड़े कानून नहीं है। मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया कि मैं आलू पैदा कर रहा हूँ, आलू का रेट बहुत गिर गया, तो आप कहेंगे कि आलू की साइज हमको 3 इंची चाहिए, आपकी 2 इंची है, वो तो कर ही नहीं सकता। उसके कंट्रोल में क्या है? तो वो एक रिंग लाते हैं लोहे का बना हुआ, हमारे यहाँ बोलते हैं कड़ा, उसके अंदर से आलू निकालते हैं, उससे निकालते हैं, वो निकलेगा नहीं। भगवान बनाता है, धरती की माता देती है, कैसे किस साइज का निकलेगा हमको क्या पता। और जो सी ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा, हम उसको नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश में भी पैडी के दाम जब बहुत गिर गए तो जिनने कॉन्टेक्ट किया था वो भाग गए, बोले हम नहीं लेंगे पैडी, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो उसमें ढेर सारी चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। वहां से पंजाब के लोगों को लगा कि हमारी भूमि खतरे में है। जो मंत्री जी कह रहे थे कि भूमि कैसे खतरे में है, तो सेक्शन 9 और सेक्शन 8 में स्पष्ट लिखा है कि वो आपकी भूमि पर लोन ले सकता है। तो इसमें भूमि सुरक्षा की गारंटी सरकार को देना चाहिए। उसमें लिखते कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे लीजिए, मगर इनकी जमीन पर आप लोन नहीं ले सकते। और लोन ले लिया तो उसका अधिकार हो गया ना पूरा, लोन लेने का तो जिसकी जमीन है उसका होगा। हाँ, परंतु इसमें तो दिया है सेक्शन 9 में कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो ले सकता है। अगर वो भाग गया तो लोन कौन भरेगा? किसान के ऊपर जाएगी, जमीन पे लोन जाएगा। वही वाली बात होगी आपकी मुर्गी फार्म वाली। हाँ, तो इन दिक्कतों की वजह से किसान को डर लगता है। ये तीनों कानून हो गए। अब आया लास्ट एमएसपी की गारंटी। ठीक है। 2011 मुख्यमंत्री जी थे उस समय, नरेंद्र मोदी सीएम थे, तो एक कमेटी बनी थी एमएसपी को लेकर। उस कमेटी के ये चेयरमैन थे। इन्होंने उसमें लिखा है, दस्तखत इनके, कि एमएसपी की गारंटी का कानून अवश्य बनना चाहिए, इसके बगैर ये मामला अधूरा है। कागज रखा हुआ है। आप उस समय जब पीएम नहीं थे तो सीएम थे, तब आपका ये विचार था। अब आप एमएसपी हम लिख के दे सकते। भाई अब लिख के क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आज देश में अगर कोई सबसे बड़ा संकट है वो है विश्वास का। हम विश्वास किस पे करें? कितनी पार्टियों को हम देख चुके हैं, कितने नेताओं को हम देख चुके हैं, हर एक ने छल किया है। तो अब अविश्वास के दौर में किसान लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं करता। हमने अपने 50 साल में 20-25 बार सरकार से लिख के लिया है, उसका कभी पालन नहीं हुआ है। वो लिखा पढ़ा रखा रास्ते में रह जाता है, उसकी कोर्ट तक में कोई वैल्यू नहीं है। तो आप जब लिख के देने को तैयार हो तो उसमें एक लाइन जोड़ दो ना आप, कि एमएसपी की गारंटी दी जाती है, खत्म। वो एक लाइन जोड़ने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? जब आप 50 पेज का कानून बना सकते हो तो उसकी एक आधी लाइन में काम चल जाएगा ना। तो वो सरकार पीछे हटती उसमें। चलिए, आप सरकार के लोगों के करीब रहते हैं, हम जैसे तो मिल नहीं पाते। आप 7 मेंबर हैं, 40 मेंबर हैं, कृषि मंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से भी मिले हैं, उनसे मिले हैं। तो उनके सोचने का तरीका क्या है? उनकी आपको मंशा क्या लगती है? वो क्या चाहते हैं? वो इनको वापस लेने की, ये एक तो ये होता है कि किसी भी हालत में वापस लेंगे नहीं, इस बात पे अड़े खड़े हैं। एक ये है कि वे तो आजमा के देख रहे हैं किसान को कि कहाँ तक खींचेगा, खींच गया तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। क्या लग रहा है आपको इसमें? हमको जो लगता है कि किसी भी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है अमित शाह को छोड़कर। जितनी बार मंत्री जी आए हैं हमारी बैठक में, 3 या 4 मंत्री हमेशा रहे हैं। उनकी वाणी से, उनके कॉन्फिडेंस से जो बातें होती हैं उससे यही अर्थ निकाला कि इनके पास कोई अधिकार नहीं है। इनको जितने पावर दे के भेजा गया है उसके आगे ये खेल नहीं सकते, उसके आगे बातें नहीं कर सकते। तो गोल गोल वही बात बार बार कि संशोधन करा लो, संशोधन करा लो। हम जब भी कहें एमएसपी पे बात क्यों नहीं करते आप? उसको बाद में देख लेंगे, उसका वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट कर लो तो बोले हमको समय दीजिए आप 4 दिन का। आप 4 दिन का नहीं, 6 दिन का समय ले लो। हमको वित्त से पूछना पड़ेगा, हमसे कॉमर्स मिनिस्ट्री से सबसे पूछ लो आप। फिर हम 5 दिन बाद बैठक में पहुंचे, वो 3 काले कानून, हमका एमएसपी की बात हुई थी, उसको अगली मीटिंग में देख लेंगे। तो उसको हर मीटिंग में वो ओवरलुक करते गए, टालते गए। आखिरी में वो 12 मीटिंग हुई है,
अमित शाह सहित में 12 मीटिंग हुई है, पर एमएसपी पर वो गंभीर नहीं हुए। फिर मैंने एमएसपी का क्वेश्चन उठाया 10वीं बैठक में कि एमएसपी से आप क्यों भाग रहे हैं? जब ये 3 कानूनों पर चर्चा, आपका स्टैंड क्लियर है, हमारा क्लियर है, आप कहते हैं हम संशोधन, हम असमर्थ हैं उसमें कि निरस्त करने में, संशोधन करा लीजिए आप। तो फिर हम इस दिशा में बढ़े कि चलो उसको थोड़ा साइड में करें और कम से कम एमएसपी बात हो जाए, तो उसमें आप भाग जाते हो। तो एक और बात पूछ रहे थे, आपने संशोधन की बात की, सरकार कहते रहे संशोधन में हमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करवा रहे हम? देखिए, 1 से लेकर आखिरी तक चर्चा हुई, सरकार 8 संशोधन तक पहुंच गई। 8 के बाद कानून में कुछ बचा ही नहीं, 1, 2, 3। तो हमने कहा जब इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो इस डिब्बे को क्यों लगाए हो आप गले, फेंको इसको, बाहर करो। सरकार वहां अड़ी हुई है। ये तो राजहट हो गया। राजहट हो गया। लोकतंत्र में राजहट नहीं चलता, यहाँ जनता का हट चलता है, क्योंकि जनता चुनती है आपको, और राजहट में राजा वंशानुगत होता है। तो ये विषय पर बात अटकी हुई है। अगली मीटिंग का कुछ पता चला, कब मिल रहे हैं? कुछ नोटिफिकेशन? मीटिंग तो कभी भी हो सकती है, कोई ऐसा अब तक नहीं आया? अभी तक कोई संकेत नहीं आया है सरकार की तरफ से। जब भी संकेत आएगा मीटिंग के लिए, वार्ता के लिए हम लोग तैयार हैं, वार्ता फिर करेंगे। अब एमएसपी का मुद्दा हम पहले रखेंगे, जो सरकार जिससे भाग रही है, भाई अब एमएसपी पे बात करो। हो सकता है एमएसपी पे बात करने के बाद में हमारे किसानों का कुछ मन में परिवर्तन आ जाए, कुछ आगे बात बढ़े, ये भी हो सकता है। तो बात बढ़ने का एक रास्ता तो बनेगा कि भाई चलो हम यहाँ पर आ गए। पराली का इशू हमारा हरियाणा का इशू था, वो राष्ट्रव्यापी नहीं है, पराली हरियाणा का था। बिजली का राष्ट्रव्यापी था, तो बिजली कोई ऑर्डिनेंस को 6 महीना हो चुके, 8-9 महीने हो गए, तो 6 महीने में ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। तो वो तो कोई बड़ी मांग है नहीं, हम वो तो वैसे ही खत्म हो गई। पर पराली पे आपने कहा था कि 1 करोड़ का जुर्माना कोई पागल शासक ही कर सकता है। कुछ देगा कौन, आप बताइए। एक जिसकी 2 एकड़ का, 1 एकड़ का किसान 1 करोड़ रुपए उसके पास होते तो जमीन ही नहीं उसकी, कुत्ते की जमीन नहीं है, तो कोई ये पागल ही कर सकता है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये पागलपन का मामला था, इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो उनका ठीक है, हम, पर उनके भी अभी तक आदेश जारी हुए नहीं है। ये शिव कुमार कक्का को सुना आपने? जो लोग नहीं समझ पा रहे 3 कानूनों में कमी क्या है, 3 काले कानून कहा जाता है। एक तो बताइए, काले क्यों कहा जाता है? लोग पूछते हैं और रंग क्यों नहीं रखते, काला क्यों? काला ये कि हमने जब पर्चा निकाला था इसके बारे में, आपके हरियाणा का नौजवान है अभिमन्यु कोहाड़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ विंग के, अभिमन्यु, हाँ। जो पर्चा निकाला था कि 3 कानून नहीं है, ये डेथ वारंट है किसानों की। तो वहां से फिर ये किसानों के बीच में आया, जब ये डेथ वारंट है तो काला कानून हमारे लिए, तो तब से इसका काला कानून होगा। हाँ। अब मंत्री जी जहां झूठ बोल रहे हैं वो शर्म का विषय है। वो कहते हैं कि 3 काले कैसे, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, और इस पर बिंदुवार चर्चा हो ही नहीं रही। कोई बताए कैसे काले हैं? अगर नहीं बताए होते तो तुम ये 8 संशोधन कहां से ले आए? कुछ कमी नहीं थी तो कमी दूर कौन सी की? हाँ, 8 संशोधन पर आपकी बिंदुवार चर्चा हुई है। इसका मतलब काले कानूनों के बारे में आपको जानकारी बिंदुवार 11 मीटिंग में दी गई है, और आप फिर भी पूछ रहे हो कि पता है कैसे काले कानून। तो जो कमजोर विपक्ष है उसको भरमा सकते हो आप, पर हम तो 11 राउंड बैठे हैं ना, और बिंदुवार चर्चा में निकला है कि 1 में ये 2, 3, 4, 5, 8 को तो आपने स्वीकार ही कर लिया, हाँ इनको हम ठीक कर देंगे, फिर भी वो इनोसेंट बने हुए। संसद में कृषि मंत्री कहते हैं कि आप इसकी कोई कमी तो गिना दीजिए, फिर ऊपर से संशोधन की बात होती है कई बार। अगर किसी चीज में कोई कमी नहीं है तो उसकी कमी आप दूर करोगे कैसे? ये आज का मुद्दा था, आज तक की ये बात है। शिव कुमार कक्का से आपने सुना कि आज तक आंदोलन कहाँ खड़ा है, इनका क्या हिस्सेदारी है, और किसान नेता है क्या हिस्सेदारी है। जो हमारे 7 कमेटी है, जो हमारे किसान आंदोलन के 7 सितारे हैं, उनमें से एक का इंटरव्यू हो चुका है। हम सबसे मिलेंगे, सबसे जानेंगे। उन नेताओं से हमारा मुख्य जानने का मतलब रहेगा कि 3 काले कानून, जिनको काले कानून कहा जाता है, वो काले क्यों, उनमें कमी क्या है, वो कैसे समझाएंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि ये किसान नहीं, चाहे आतंकवादी हैं, या फिर वो बोल देते हैं ये बरगलाए हुए लोग हैं। तो ऐसे ही किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसे ही किसान नेताओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जो भी आपके मन में सवाल आए
उसके जवाब के लिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आगे भी मिलते रहेंगे, इनसे उन सवालों के जवाब लेंगे। धन्यवाद।